हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मैं आज आप लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं कि अगर आप कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको ज़रूरत है। अगर आप कहीं जॉब में इनरोल हो गए हैं तो पर भी आपको ज़रूरत है, या तैयारी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आने वाले समय तो आपको किसी लाइब्रेरी में आपको जॉब मिल गई, तो इस कंडीशन में आपको ये सब जानना जरूरी है कि अगर आप इन सारे आज लाइब्रेरी सेक्शंस को जान पाते हैं तो किसी भी लाइब्रेरी में आपको वहाँ पर सेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना ही होगा। और सेक्शन के साथ साथ आपको काम क्या क्या होते हैं हर एक सेक्शन में, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले का कंसेप्ट था, आज भी बहुत लोगों के दिमाग में कंसेप्ट रहता है कि लाइब्रेरी में क्या है, सिर्फ बुक इशू रिटर्न है और कुछ नहीं है। बट जब बुक आती है लाइब्रेरी में और आने के बाद उनको यूजर्स तक पहुंचाने में बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। उन प्रक्रिया को गुजरते हुए वो बुक स्टैक सेक्शन तक जाती हैं। इसके बाद वो बुक सर्कुलेट होती हैं या इसको यूजर्स यूज़ करते हैं। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। क्या क्या प्रक्रियाएं होती है बुक आने से लेकर के यूजर्स तक पहुंचने में? जैसे देखते हैं ना, कोई कोई भी मार्केट में आप कोई दुकान खोलते हैं तो जब आप सामान कहीं से लाते हैं तो उसके क्या करते हैं, तो आप लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करने के बाद उसको कोई कोड देते हैं, तब वो क्या करते हैं कि आप सेल पर उसको पहुंचाते हैं, तब वो जा कर के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं या आप परचेज करते हैं। तो इसी तरह लाइब्रेरी में भी क्या होता है कि बुक आती है लाइब्रेरी में, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करना पड़ता है और प्रोसेसिंग के बाद ही वो बुक यूजर्स तक पहुंच पाती है, यूजर्स उसको इशू करा पाते हैं। तो इन सारे के बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, प्लस कुछ सर्विसेज भी होते हैं। प्रक्रिया के साथ साथ कुछ सर्विसेज भी जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, उन सारे सर्विसेज के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये मेरा अपना मानना है कि अगर ये सब चीज़ आपको आता है, या अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाते हैं कि लाइब्रेरी में कितने सेक्शंस होते हैं और उनके क्या क्या वर्क हैं। क्योंकि देखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे भी आप अगर काम करते हैं, कोई भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, तो उसमें भी जैसे एक्विजिशन रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, सर्कुलेशन रहता है, तो ये कैटलॉगिंग रहता है। तो ये सब सारे सेक्शंस आपको वहाँ पर भी जाके काम करने हैं। तो बट वहाँ उसको क्या किया है, मॉड्यूल का नाम दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी कुछ सेक्शंस इस्टेब्लिश करना पड़ता है और उनके साथ साथ में उनके वर्क क्या है वो भी असाइन करना पड़ता है, जो भी आप सर्कुलेशन सेक्शन में आपके मैन पावर बैठते हैं। तो चलिए हम लोग आज उनके सेक्शंस को जानेंगे कि लाइब्रेरी सेक्शन, पुस्तकालय में आमतौर पर कई अनुभाग होते हैं यानी सेक्शंस होते हैं, जिनमें से प्रत्येक उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान करने, क्या है, सबका मोटिव एक ही है। जितने भी सेक्शंस होते हैं सभी यूजर्स के लिए ही पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको सर्विस देनी है, फास्ट सर्विस देनी है। तो इसी के रिगार्डिंग ही हमें क्या करना पड़ता है, सेक्शंस इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता है कि हर एक देखते हैं ना, जब बैंक में जाते हैं आप, तो बैंक में हर एक अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग को हायर किया जाता है कि ये बैठाया जाता है कि आप ये काम देखिए, आप वो काम देखिए। उसी तरह लाइब्रेरी में भी होता है डिफरेंट सेक्शंस और उनके वर्क। तो अलग अलग सहायता प्रदान करने के लिए, संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए, संसाधन रिसोर्सेस लाइब्रेरी में आएंगे, उसको मैनेज करना, उसको क्या करना, यूजर्स तक कैसे पहुंचेगा, तो प्रक्रियाकरण करना। अलग अलग कार्य होते हैं जो निम्नलिखित है। अब कौन कौन से सेक्शंस है वो हम लोग जानेंगे। एक्विजिशन सेक्शन, एक्विजिशन सेक्शन से नाम से ही समझ में आता है एक्वायर, ठीक है, बुक को एक्वायर किया जाता है। कैसे एक्वायर किया जाता है, क्या इनका बीच में प्रोसेसिंग है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। टेक्निकल सेक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं। टेक्निकल सेक्शन में आती है पहले क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड बी आता है कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग इस टेक्निकल सेक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं। इसके बाद आता है सर्कुलेशन सेक्शन का क्या काम होता है कि सर्कुलेशन सेक्शन जनरली इशू रिटर्न के लिए, जैसे कोई भी लाइब्रेरी आए यूजर्स, तो उनको क्या करना है, इशू रिटर्न कराना है, बुक लेना है या बुक जमा करना है, ये सारा काम सर्कुलेशन सेक्शन का होता है। रेफरेंस सेक्शन का काम क्या होता है कि
कि किसी को टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ और भी सेवाएं चाहिए, जैसे उसमें भी जैसे आते हैं कि रेफरेंस सेक्शन में क्या होता है, कुछ रेफरेंस बुक्स रहती है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं, गजेटियर होते हैं, बहुत सारे रेफरेंस कलेक्शंस होते हैं। और उसमें भी रेफरेंस सर्विस होता है कि जैसे कि इनको फास्ट सर्विस देना है, उसमें भी लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज सर्विस, रेफरेंस सर्विस आती है कि जिनको ये किसके लिए होता है, जनरली जो रिसर्च वर्क जो कर रहे होते हैं किसी फील्ड में, उनको क्या होता है कि उनको पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरा बुक्स नहीं चाहिए उनको। तो ये रेफरेंस सेक्शन का काम होता है कि उनको पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन देना। फिर होता है पीरियोडिकल सेक्शन। लाइब्रेरी में बहुत सारे जर्नल्स आते हैं, पीरियोडिकल्स आते हैं, जैसे आपका प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, बहुत सारे मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं। जर्नल्स क्या होते हैं, किसी सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट के आपके जर्नल्स होते हैं, जैसे जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जर्नल ऑफ फिजिक्स, जर्नल ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी तरह जो स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो जर्नल्स कहलाते हैं। और पीरियोडिकल्स क्या होते हैं कि दोनों की पीरियोडिसिटी होती है, चाहे वो जर्नल्स हो या पीरियोडिकल्स हो, दोनों एक फ्रीक्वेंसी में पब्लिश होता है, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, जो भी होता है, दोनों की एक फ्रीक्वेंसी, दोनों में अंतर यही है, कॉमन अंतर यही है। बट और क्या मेजर क्या अंतर है कि जर्नल्स क्या होते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होते हैं, और पीरियोडिकल्स क्या होते हैं कि रिलेटेड विथ मैनी डिसिप्लिन्स। आप देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण जब पढ़ते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स भी आ जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उसमें पीरियोडिकल्स कहलाते हैं वो। उसके बाद रेफ्रोग्राफी सेक्शन का क्या काम होता है कि रेफ्रोग्राफी सेक्शन में क्या होता है कि जैसे आप किसी यूजर्स को कुछ बुक का कुछ कॉपी की जेरोक्स की जरूरत पड़ गई, उनको पूरा बुक्स तो प्रोवाइड नहीं होगा जेरोक्स करने के लिए, तो अगर वो कुछ बुक्स के कोई बुक्स की कुछ कॉपियां, मतलब कुछ 2-4 पेज जेरोक्स कराना चाहते हैं, तो वो रेप्रोग्राफी सेक्शन, जिसको बोला जाता है जेरोक्स सेक्शन भी, लेकिन इसका नाम क्या गया है लाइब्रेरी टर्मिनोलॉजी में, रेप्रोग्राफी सेक्शन। तो रेप्रोग्राफी सेक्शन में जा करके बुक्स को 2-4 किसी पेज का या 2-4 कॉपियां या जो भी वो करा सकते हैं। रेयर बुक सेक्शन क्या होता है, ये किसी स्पेसिफिक जैसे SC ST के लिए नहीं सॉरी, रेयर बुक्स क्या होता है कि जैसे बहुत सारी प्रिंट बुक्स आउटडेटेड हो जाती है, आउट ऑफ प्रिंट हो जाती हैं। अब क्या है कि वो बहुत वैल्यूएबल है, तो क्या करना होता है कि हमें उसका प्रिंट उसको रेयर बुक सेक्शन में रखा जाता है, ताकि वो, अब ज़्यादा तो हमारे पास कलेक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसका रेयर बुक सेक्शन बना देते हैं कि अब ये रेयरली अवेलेबल है, इसलिए इसका नाम कर गया है रेयर बुक सेक्शन। रेयर बुक मतलब कि आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम उसका अलग से सेक्शन बना देते हैं, ताकि वहाँ पर यूजर जा करके बुक्स को इशू नहीं होती है। रेयर बुक्स में सेक्शन में बुक इशू नहीं होती है, वहाँ जा करके यूजर्स बैठ करके बुक को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉपियाँ ज़्यादा लाइब्रेरी में नहीं है। तो रेयर बुक सेक्शन में का यही हो गया। बुक बैग सेक्शन क्या होता है, कुछ कैटेगरी जैसे SC ST सब कैटेगरी के लिए रेयर बुक बैग सेक्शन होते हैं, उसके भी बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सेक्शंस को जाना, और उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, एक एक करके सारा एक्विजिशन सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, सबको एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे। चलिए हम लोग अब एक एक सेक्शन को डिटेल्स में जानते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक्विजिशन सेक्शन। बुक के पेमेंट के लिए, बुक के आने से लेकर के बुक तक उसका पेमेंट होने तक, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ये वाला सेक्शन, जिसको बोलते हैं अधिग्रहण विभाग। अधिग्रहण मतलब क्या, अधिग्रहित कर लेना, अधिग्रहण करते हैं ना, लैंड एक्विजिशन, लैंड का अधिग्रहण तो भी करते हैं कि जैसे कोई भी काम होता है, रोड बनता है, तो क्या करते हैं, लैंड एक्वायर किया जाता है, लैंड एक्विजिशन किया जाता है। तो ये काम किसका है, अधिग्रहण विभाग का काम होता है लैंड एक्विजिशन। देखते हैं लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट होता है, तो उसका काम ही क्या करना है कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट पास होता है, उसके बाद वो क्या करता है कि लैंड को एक्वायर करता है। एक्वायर करने के बाद उसके बीच में जो प्रक्रियाएं होती है कि उसका एक्वायर करना, जमीन को एक्वायर करने के बाद उसका पेमेंट के लिए, एक्वायर कर लेने के बाद उसका पेमेंट के लिए आगे प्रोसेस किया जाता है, तब क्या होता है, रोड बनता है। उसी तरह लाइब्रेरी में भी है कि जैसे ही एक्विजिशन डिपार्टमेंट क्या करता है कि इसका काम क्या है, बुक्स को लाइब्रेरी में लाना, मतलब क्या
कि कंसर्न पब्लिशर से लाना। पहले क्या करना, लाने से पहले क्या करना होता है कि डिफरेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट का ही ये काम है कि जैसे कोई बुक लाइब्रेरी में परचेज करनी है तो ये विभाग क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कॉलेज में है या स्कूल में है या यूनिवर्सिटी में आप हैं, तो क्या करना होता है कंसर्न, जैसे आपके यहाँ लगभग 10 डिपार्टमेंट है, 15 डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट वाइज एक फंड, मान लीजिए आपको पास आ गया 1 लाख का फंड, और आपको क्या करना है कि हर एक डिपार्टमेंट से बुक परचेज करनी है। तो हर एक डिपार्टमेंट से बुक परचेज करनी है तो इक्वली होनी चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। तो क्या करना होगा कि अब जैसे 10 डिपार्टमेंट है, 1 लाख का आपके पास बजट है, तो आप क्या करेंगे 10-10 हज़ार का हर एक डिपार्टमेंट को इस्टीमेट दे देंगे कि आपको उसी 10,000 में ही आपको बुक सजेस्ट करना है और उसके पब्लिशर के साथ, उसके प्राइस के साथ। तो अगर वो डिपार्टमेंट 10,000 से ज़्यादा देती है तो यह आप पर डिपेंड करता है और लाइब्रेरी कमेटी पर डिपेंड करता है कि वो बुक्स को ले परचेज करे, अदरवाइज उसको घटा दे। ठीक है, यह डिपेंड करता है लाइब्रेरी कमेटी पे। लेकिन चलिए, तो प्रोसेस को हम जानते हैं। तो इसी तरह काम करना है कि बुक्स को मतलब हर एक डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन लिया जाता है। रिक्विजिशन लेने के बाद उसको कमेटी में पुटअप किया जाता है। उसके बाद कमेटी अप्रूवल देती है तभी वो बुक परचेज होता है। और परचेज होने के बाद क्या किया जाता है, पहले जब कमेटी का के माध्यम से, लाइब्रेरी कमेटी के माध्यम से वेंडर का भी सिलेक्शन होता है, और वेंडर को सिलेक्शन होने के बाद वो उस लिस्ट को कंसर्न वेंडर को दे दिया जाता है। फिर उसमें टर्म ऑफ कुछ कंडीशन होते हैं। उस टर्म ऑफ कंडीशन पे क्या होता है कि जैसे उनको रिसेंट एडिशन की बुक्स परचेज करना, सप्लाई करनी होगी, ज़्यादा पुराना एडिशन नहीं सप्लाई करना होगा। ये सारे चीज़ें, बहुत सारे ये हैं, प्रक्रियाएं हैं कि आपको जब उसमें जब एग्रीमेंट होगा किसी पब्लिशर से जो या वेंडर से, तो आपको उसमें टर्म ऑफ कंडीशन लिख देना होगा कि ये रिसेंट एडिशन की बुक चाहिए, लेटेस्ट एडिशन, रिसेंट एडिशन, लेटेस्ट एडिशन जो भी है वो आपको बुक चाहिए, पुराना एडिशन हम नहीं लेंगे। बट इसके बाद क्या हुआ कि जैसे इसमें उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता की पहचान करना, जो यूजर्स हैं जैसे स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, तो उसको आपको उपयोगकर्ताओं की उनकी ज़रूरतों को पहचानना है कि उनको क्या डिमांड है, ये इस विभाग का काम है। उसके बाद मूल्यांकन करना, अब उनकी जो उन्होंने सजेशंस दिया उनका क्या बुक वैल्यूएबल है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करना। विक्रेताओं के साथ बातचीत करना, जो पब्लिशर हैं उनके साथ बातचीत करना, वार्तालाप करना, उनको उनके जो आपके पास एस्टीमेट आया। इस प्रकार नई संसाधनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शामिल है। इसमें संसाधनों का अधिग्रहण किया जाता है इस विभाग में। नई संसाधनों को शामिल करने के साथ साथ बुक को एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री कर लिया जाता है। जैसे बुक परचेज होकर के आ गई लाइब्रेरी में। देखिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। उम्मीद है आपको बहुत काम आएगा जब आप किसी जॉब में जाएंगे, चाहे स्कूल में जाएं या कॉलेज में जाएं या यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी जाएं, आपको निश्चित रूप से ये वीडियो आज का बहुत आपके लिए वैल्यूएबल है। आप जरूर शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मैं सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कहीं भी आप जब काम करने जाएंगे तो आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट होगा कि हमें करना क्या है, किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, बुक को कैसे परचेज करना है, कैसे यूजर्स तक पहुंचाना है। ये सारा चीज़ों को लेकर के मैं आज आपके सामने डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्या करना है, एक्सेशन, जैसे अब बुक्स परचेज होकर के आ गई, अब क्या करना होगा, बिल से बुक को मिलान करना होगा कि जो बुक आपने, जो जिस पब्लिशर ने या वेंडर ने सप्लाई किया है, और आपके सामने उसके पैरेलल में बुक ये होगा, इनवॉइस होगा, ये जो उन्होंने प्रोवाइड किया है आपको बुक्स। तो आपने जो उसको ऑर्डर दिया उससे मैच करना होगा कि हमने जो ऑर्डर दिया उसी बुक को उन्होंने परचेज दिया है सप्लाई या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है सप्लाई तो आप उसी समय उस बुक को छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि नहीं, आप ये बुक ले जाइए, रिटर्न कर सकते हैं आप। ठीक है, तब आपने दोनों को मिलान कर लिया। उसमें कुछ बुक्स को आपने पाया कि उसमें वो बुक नहीं है जो मैंने उसको दिया है, तो आप उसको अलग करके उसको रिटर्न कर सकते हैं। इन केस किसी कारणवश आप उस बुक को एंट्री कर लेते हैं सेशन रजिस्टर में बिना मैचिंग किए, बिना मिलाए, तो आपको उस बुक को रखना पड़ जाएगा। अगर वो बुक चाहे आपने उसको ऑर्डर लिस्ट में हो या नहीं हो, इससे मतलब नहीं है। आपने एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री कर लिया, इट मीन्स कि वो बुक लाइब्रेरी की रिसोर्सेज में शामिल हो गई और आपको उसका पेमेंट करना पड़ जाएगा।
इसके लिए यह ध्यान रखना होगा कि बुक में को एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करने से पहले बिल और बुक को मिलान करना होगा। सब बुक्स को मिलान कर लीजिएगा। अगर आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपने प्रोवाइड दिया था पब्लिशर्स को उसके अकॉर्डिंग है तो आप उसको एंट्री करना तब स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इन सारे चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तभी आप उसको बुक को एंट्री करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया कि बुक को एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री कर लेने के बाद क्या करेंगे, तब वो पेमेंट के लिए चाहे स्कूल में जो आपके अकाउंट सेक्शन है जो भी है आगे पेमेंट के लिए प्रोसीड होगी, अदरवाइज पेमेंट के लिए प्रोसीड नहीं होगी। उस बिल में एक्सेशन नंबर लिख दिया जाता है तभी वो बुक पेमेंट होती है। जैसे सपोज दैट आपने एक बुक परचेज किया लाइब्रेरी में, मान ली लिखा है कॉलम क्लासिफिकेशन आपने ऑर्डर दिया था कॉलम क्लासिफिकेशन, उसमें उन्होंने लिखा 6th एडिशन, ठीक है, ये भी सही है। इसका प्राइस उन्होंने लिखा 6 या 550, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको उन्होंने और इसका ऑथर का नाम लिखा रंगनाथन, SR रंगनाथन लिख दिया। सब आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है, आपने जो उसको बुक ऑर्डर किया था उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको टाइटल के साथ यहाँ पर मान लिया आपको एंट्री किया है आपने रजिस्टर में उसको 551 नंबर पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 551। उसके बाद जो और भी रेस्ट बुक है जैसे मान लिया डेबिट डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेबिट डेसिमल, तो इसका नंबर जो भी है तो उसके बाद तभी ये बुक आप जब तक ये वाला नंबर आप नहीं देंगे तब तक बुक पेमेंट के लिए नहीं जाएगी। तो ये आप अकाउंट सेक्शन तभी पेमेंट करेंगे जब आपने इसको एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री कर लिया और नंबर दे दिया। अब ये लाइब्रेरी की रिसोर्सेस हो गई तभी ये पेमेंट के लिए आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। तो ठीक है, तो इसको जितना जल्दी आपको करना है तभी इसके बाद कौन सा सेक्शन आता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक्विजिशन सेक्शन का काम हो गया कि बुक्स लाइब्रेरी में को लाना, परचेज करना, वेंडर सिलेक्शन करना, उसके बाद उसका एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करना, तब फिर पेमेंट के लिए। तो ये सारा एक्विजिशन डिपार्टमेंट का ही, एक्विजिशन सेक्शन का ही काम है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल सेक्शन। चलिए इस विभाग टेक्निकल सेक्शन बोला जाता है तकनीकी विभाग। इस विभाग के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं संपन्न की जाती है जो निम्नलिखित है। आपको ध्यान रखना होगा तकनीकी विभाग जो टेक्निकल सेक्शन होता है उसके अंदर 2 काम किए जाते हैं। बुक को पहले क्लासिफाई किया जाता है, उसके बाद उसका कैटलॉगिंग किया जाता है। कैटलॉग मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब कि बुक्स जो आ गई उसको क्या करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू DDC या अकॉर्डिंग टू CC या अकॉर्डिंग टू UDC, तीनों में से जो भी क्लासिफिकेशन आपकी लाइब्रेरी में चलती है, चाहे वो DDC चले, UDC चले, CC चले, ठीक है, तो आपको कोई भी अपना रूल अप्लाई नहीं करना है। इनकेस अगर आपकी लाइब्रेरी में पहले से DDC चला रखा है तो आपको भी DDC को फॉलो करना होगा। अगर आपकी लाइब्रेरी में पहले से UDC रन किया हुआ है तो आपको भी UDC पर ही बुक को क्लासीफाई करना होगा। अगर आपकी लाइब्रेरी में CC है, कॉर्न क्लासिफिकेशन चल रही है, तो आपको कॉर्न क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करना होगा। तो बुक को क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि क्लासिफिकेशन किसके अनुसार, या तो DDC, CC या UDC, जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम को फॉलो करना है तो आपको उसी स्कीम को फॉलो करते हुए बुक को क्लासिफाई करना है। इसके बाद अब सूचीकरण पे बात आती है। तो सूचीकरण क्या होता है कि अगर आपकी लाइब्रेरी ट्रेडिशनल है तो मतलब ACR2 फॉर्मेट में अगर आपकी लाइब्रेरी है, कार्ड ACR2 फॉर्मेट में कार्ड है तो आपको ACR2 कार्ड फॉर्मेट को ही अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड हो चुकी है तो ठीक है, सारा काम क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे करना है, क्लासिफिकेशन करना है, कैटलॉगिंग करना है, सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर पे ही परफॉर्म करना है। वहाँ पर क्या है, कैटलॉगिंग सेक्शन में जाए, जब आपको मान लीजिए सपोज दैट आप कोहा यूज कर रहे हैं, अगर आपकी लाइब्रेरी कोहा यूज करती है तो कोहा में कोहा कैटलॉगिंग में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्लास नंबर भी वहाँ जनरेट हो जाएगा और कैटलॉग भी आप Z39.50 का भी लेकर के ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग का भी यूज कर सकते हैं, या आप इसको एंट्री भी कर सकते हैं। अगर मान ली सपोज दैट Z39.50 में अगर ये वाला ऑप्शन Z39.50 इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग,
अगर ये वाला आप यूज कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप कैटलॉग डेटाबेस कहीं से भी एक्सेस करके आप उसको लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग इस टेक्निकल सेक्शन के अंतर्गत दो काम किए जाते हैं। तो सबसे पहला है कि बुक को क्लासिफाई करना, उसके बाद उसका कैटलॉग तैयार करना, कैटलॉगिंग करना। ठीक है, कैटलॉग और कैटलॉगिंग मेथड मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैटलॉग वर्सेस कैटलॉगिंग। कैटलॉग क्या हुआ? आउटपुट और कैटलॉगिंग इज द प्रोसेस। ठीक है, जब आप कोई काम करते हैं, जैसे सपोज दैट बढ़ई क्या करता है कि कोई भी फर्नीचर बनाता है, तो फर्नीचर को बनाने का जो काम है वो प्रोसेसिंग हुआ। जब वो फर्नीचर टेबल के रूप में आ गया या जो अलमीरा के रूप में आ गया, तो वो क्या हुआ? वो आउटपुट हो गया। तो वो क्या, जैसे कैटलॉग आप क्या करते हैं कि कैटलॉग बनाते हैं, जैसे ACR2 का आपने मान ले ये बनाया, इसके बाद इसका ये सब जो काम किया, इसके अंदर इंफॉर्मेशन भरा, वो हो गया प्रोसेस। और जब ये बन के तैयार हो गया तो हो गया आउटपुट मतलब कैटलॉग। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैटलॉग वर्सेस कैटलॉगिंग को समझ लीजिए, आप कंफ्यूज ना कीजिए इसमें कि कैटलॉगिंग क्या होता है और कैटलॉग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा समझा कि टेक्निकल सेक्शन का क्या काम है, क्लासिफिकेशन करना और कैटलॉगिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं फिर। चलिए, नेक्स्ट विभाग उतना ही इंपॉर्टेंट, सर्कुलेशन सेक्शन। सर्कुलेशन मतलब क्या? सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेट करना, लेना देना, ये सब काम हो जाता है परिसंचरण, जिसका हिंदी में होता है परिसंचरण विभाग। यह अनुभाग पुस्तकालय सामग्री को उधार लेने, उधार दिए, इंटरलाइब्रेरी लोन के माध्यम से, अगर सर्कुलेशन का भी वो भी काम है। इसके बाद जैसे कोई यूजर्स लाइब्रेरी में आया तो उसको भी बुक देना, बुक लेना, और उनका जब टर्म टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो वापस लेने का भी काम समझता है। इसके अतिरिक्त बुक ओवरड्यू, मान लीजिए यूजर्स को किसी लाइब्रेरी में यूजी पीजी या पीजी की लाइब्रेरी है या यूजी की लाइब्रेरी है, तो क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि किसको कितने दिन तक बुक देना है। जैसे जनरली क्या होता है कि मान लीजिए स्कूल में है तो स्कूल में बच्चे को 15 दिन, 7 से 15 दिन के लिए बुक दिया जाता है बच्चों को। फैकल्टी है जो शिक्षक है उसको 30 दिन तक का भी दिया जा सकता है। तो मान लीजिए 7 से 15 दिन क्या होता है, जब 16वां दिन हो जाता है तो उनको ओवरड्यू, जब उनका बुक ओवरड्यू हो जाता है तो ओवरड्यू होने के बाद कुछ फाइन का भी लाइब्रेरी प्रोविजन करती है, 1 रुपया या 2 रुपया पर डे। जनरली लाइब्रेरी में 1 रुपया पर डे का ही प्रोविजन है या बहुत केसेस में। तो मान लीजिए 7 से 15 दिन का, मान लीजिए स्टूडेंट के लिए 7 से 15 दिन और फैकल्टी के लिए 30 दिन। तो 7 से 15 दिन होने के बाद 7 दिन भी दिया जा सकता है और 15 दिन भी दिया जा सकता है। तो अगर 7 से 15 अगर 7 दिन के लिए दिया जाता है तो 8वां दिन जैसे होगा तो उनका क्या होगा, ओवरड्यू हो जाएगा। ओवरड्यू मतलब जितना दिन तक वो बुक्स को रखेंगे, मान लीजिए 7 से लेकर के 10 दिन तक उन्होंने बुक रखा, तो 3 दिन का उनको फाइन जमा करना होगा बुक के साथ। तो उसी तरह अगर मान लीजिए 15 दिन तक है तो अगर वो 20 दिन तक रखे बुक को अपने पास तो 5 दिन का उनको फाइन लाइब्रेरी में जमा करना होगा। उसी तरह फैकल्टी के लिए भी है कि आपको 30 दिन के अंदर उनको जमा कर देना होगा, और 30 दिन जैसे होने के बाद तो जो भी फाइन कमेटी ने डिसाइड किया है वो उनको फैकल्टी को भी पे करना पड़ सकता है और स्टूडेंट को भी पे करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं आ रहे हैं तो नोटिस करना, किसी स्टूडेंट को या फैकल्टी को नोटिस करना कि आपकी बुक ओवरड्यू हो गई है, काइंडली आप जमा कर दें। तो दोनों केसेस में क्या होता है, भी करना। देखिए यहाँ पर क्या है, ओवरड्यू मतलब बुक ओवरड्यू, मतलब बुक क्या समय से ज्यादा हो जाने के बाद इसको बोलता है ओवरड्यू। तो फाइन कैलकुलेशन भी का वसूलना भी और ओवरड्यू भी करना, नोटिस करना। ठीक है, ये सब काम हो जाता है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का, सर्कुलेशन सेक्शन का।
ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि सर्कुलेशन सेक्शन में क्या क्या काम किए जाते हैं। बुक इशू रिटर्न होता है, उसके बाद ओवर ड्यू हो जाने के बाद फाइन कैलकुलेशन होता है, और उसके बाद नोटिस भी करना पड़ता है। तो पहला क्या है, इशू, दूसरा रिटर्न, रिटर्न हो गया, तीसरा हो गया फाइन, फाइन का कैलकुलेशन भी आपको ये विभाग संभालता है, और नोटिस भी करता है। ठीक है, तो यहाँ 4 तरह के काम सर्कुलेशन सेक्शन जो होता है वो निभाता है। और प्लस भौतिक संग्रह को बनाए रखना भी इसका काम है, कि जैसे कोई यूजर्स बुक को जमा किया तो उसको अपने जगह पर पहुंचाना भी सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का ही काम होता है, कि वो बुक जहां से उठाई गई है उसको उसी जगह पर रखना, ये भी ये सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का ही काम है। तो हम लोगों ने चलिए सर्कुलेशन सेक्शन को जाना, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। चलिए और जानते हैं रेफरेंस सेक्शन। ये भी हर विभाग की तरह इसका भी काफी इंपॉर्टेंट है रेफरेंस सेक्शन का। रेफरेंस सेक्शन में क्या होता है, कुछ कलेक्शंस होते हैं रेफरेंस कलेक्शन, जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गए, डिक्शनरी हो गए, गजेटियर हो गए, अल्मनेक हो गए। तो ये सब सारा कलेक्शन किसका है, रेफरेंस सेक्शन विभाग का। तो रेफरेंस सेक्शन जो होता है कि ये विभाग जो पीएचडी कर रहे हैं, जो किसी शोध में संलग्न है, तो उनको क्या होता है कि पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। उनके पास उतना समय नहीं होता है कि किसी बुक को डिटेल्स में पढ़ें और अपने लायक सामग्री को ढूंढें। तो रेफरेंस सेक्शन क्या करता है कि उनको पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन देता है। वो किसी सब्जेक्ट पर शोध कर रहे हो तो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उनको इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। तो यह विभाग उन उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान करता है जो किसी विषय पर शोध कर रहे हो या जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, प्रदान की जाती है। पहला क्या है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस क्या होता है कि जिसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, आधे घंटे से ज़्यादा। ठीक है, किसी सर्विस को इंफॉर्मेशन को देने से आधे घंटे से ज़्यादा लग गया तो वो हो गया लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। और आधे घंटे से कम लगा समय आपको उनको सेवाएं देने में या उनको शोध प्रदान करने में, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। शॉर्ट मतलब क्या, लघु समय, और लॉन्ग रेंज मतलब ज्यादा, मतलब विस्तृत, बृहद समय। बृहद समय मतलब ज्यादा समय, आधे घंटे से ज्यादा। लॉन्ग रेंज में क्या हो गया, ज्यादा, आधे घंटे से ज्यादा जिसमें समय लगेगा उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, और जिसमें आधे घंटे से कम समय लगेगा उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या समझे कि रेफरेंस सेक्शन के अंतर्गत क्या हुआ कि किसी न किसी सब्जेक्ट से हैं, वो शोध कर रहे हैं, उनको ये रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। 2 तरह से रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। लॉन्ग रेंज मतलब आधे घंटे से ज़्यादा और शॉर्ट रेंज आधे घंटे से कम। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आपको संदर्भ सेक्शन के अंतर्गत क्या काम किए जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं पीरियोडिकल सेक्शन या जर्नल सेक्शन के क्या कार्य हैं, उसको हम लोग जानते हैं। इस विभाग के अंतर्गत जर्नल, पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के संग्रह का प्रबंधन किया जाता है। जो भी लाइब्रेरी में पीरियोडिकल्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं या न्यूज़पेपर आते हैं, उसका संग्रह करना का प्रबंधन किस विभाग के अंतर्गत किया जाता है, तो पीरियोडिकल और सेक्शन, पीरियोडिकल या जर्नल सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है। इसमें पत्रिकाओं की सदस्यता लेना, ठीक है, जिस मान जो भी आपको जर्नल्स का लेना है, जिस सब्जेक्ट्स का जर्नल लेना है, उनके जो पब्लिशर है उनसे सदस्यता लेना, सब्सक्रिप्शन लेना और व्यवस्थित करना, तथा मुद्रित तथा इलेक्ट्रॉनिक 2 हो गए। आजकल प्रिंट जर्नल्स भी आ गए हैं और ऑनलाइन जर्नल्स भी है। तो दोनों का क्या करना, दोनों संस्करण तक यूजर्स को पहुंचाना, चाहे वो ई जर्नल्स हो या प्रिंट जर्नल्स हो, दोनों जर्नल्स तक पहुंचाना। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर रखा है कि पीरियोडिकल या जो जर्नल्स होते हैं उनका स्टैक किस प्रकार होगा। चाहे तो अगर आपको स्कूल में या किसी कॉलेज में अगर आपको मिल जाता है जॉब,
तो आप कैसे करेंगे पीरियोडिकल्स या जर्नल्स को मैनेज कैसे करेंगे, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि 3 फीट इंटू ये जो है ये पूरा हाइट क्या है 5 फीट और ये है 3 फीट, 3 फीट इंटू 5 फीट। इसी में क्या होता है कि जो भी जर्नल्स या पीरियोडिकल्स होते हैं इसी के अंदर रखे जाते हैं। इसी के अंदर में क्या होता है कि एक बॉक्स होता है और उसी बॉक्स में जैसे मान लीजिए कोई पीरियोडिकल्स है उसकी मंथली फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल क्या हो गया साल में कितना हो गया 12 इशू हो गए। तो 12 इशू को कहाँ रखेंगे, क्योंकि 12 इशू को एक जगह रखना होगा। तो इसी के अंदर क्या होता है कि बॉक्स बना हुआ रहता है, जैसे आप उसको हटाएंगे तो उस बॉक्स के अंदर क्या होगा एक जगह मिलेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको हर एक इशू को उसमें ऐड करने का रखने का। तो इससे क्या होगा कि आप साल भर के अंदर आपके 12 इशू हो गए, तो 12 इशू का आप बॉन्ड वॉल्यूम बना सकते हैं। माले प्रतियोगिता दर्पण है तो साल भर में 12 पब्लिश होती है, तो 12 का आप बाउंड वॉल्यूम बना करके रख सकते हैं लाइब्रेरी में फ्यूचर में किसी को काम आने के लिए। उसी तरह जो भी जर्नल्स होते हैं, तो मान लीजिए जर्नल्स की कोई जर्नल्स मंथली पब्लिश होते हैं, कोई जर्नल्स क्वार्टरली पब्लिश होते हैं, कोई बाय मंथली पब्लिश होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको सब एक ही जगह पर रखना है और एक ही जगह पर रखने के बाद उनकी जब साल भर पूर जाने के बाद उसको आप बाउंड वॉल्यूम्स में बना करके रख सकते हैं। बाउंड वॉल्यूम्स इसको बोलता है बाउंड वॉल्यूम्स। ये इशू पूरा हो जाने के बाद लाइब्रेरी में बाउंड वॉल्यूम्स का एक सेक्शन होता है कि बाउंड वॉल्यूम्स के नाम से आप वहां पर पीरियोडिकल्स हो जर्नल्स हो सबको आप उसको रख सकते हैं बाउंड वॉल्यूम्स के रूप में। तो ये हमारा सब में स्ट्रक्चर। इसी तरह आप मैगजीन या जो ये है पीरियोडिकल है जर्नल्स है जो भी आप इसको रख सकते हैं और उसी तरह ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर एक पीरियोडिकल और जर्नल सेक्शन क्या काम करता है उसको समझाया, कैसे आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं रख सकते हैं लाइब्रेरी में, उसको लेकर के अभी हम लोगों ने समझा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं रेप्रोग्राफी सेक्शन। रेप्रोग्राफी सेक्शन के अंतर्गत क्या होता है, जीरोक्स की सुविधा। जैसे जीरोक्स क्या होता है कि मान लीजिए आपको लाइब्रेरी में आप गए पढ़ रहे हैं किसी बुक की कोई कॉपी, मतलब आपको कोई पेज का 2-4 पेज का जीरोक्स कराना है, तो रेप्रोग्राफी सेक्शन जाइए, वहाँ पर आप उसको बुक को जीरोक्स करा सकते हैं। पूरा बुक को जीरोक्स नहीं कराना है, उसकी कुछ कॉपियाँ किसी पेज की आप मतलब 2-4-10 पेज है उसकी कॉपियाँ आप करा सकते हैं। ये रेप्रोग्राफी सेक्शन में ये सुविधा दी जाती है अपने उपयोगकर्ताओं को। तो यह हम लोगों ने रेप्रोग्राफी सेक्शन को समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। फिर चलिए हम लोग आते हैं रेयर बुक सेक्शन। जो रेयर मतलब नाम से ही समझ में आता है रेयरली अवेलेबल। ठीक है, इस भी अनुभाग के अंतर्गत उन सारे बुक को रखा जाता है जो या तो आउट ऑफ प्रिंट हो गई है या वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि लाइब्रेरी में इसका अनुभाग रेयर बुक सेक्शन के नाम से बना दिया जाता है। वहां पर उन सारे बुक को रखा जाता है जो बहुत लाइब्रेरी यूजर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है और उनको रेयर बुक सेक्शन में डाल दिया जाता है, जहां से उपयोगकर्ता उस बुक को लेकर के पढ़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको इशू नहीं करा सकते हैं। ये याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सी बुक इशू नहीं हो सकती हैं। जो रेफरेंस सेक्शन की बुक होती है और जो रेयर बुक सेक्शन की जो बुक होती है वो नॉट फॉर इशेबल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रेयर बुक सेक्शन में अंदर हम लोगों ने समझ लिया कि रेयर बुक सेक्शन में किस बुक को रखा जाता है जो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है या आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। उस के लिए क्या होता है रेयर बुक सेक्शन का एक सेक्शन अनुभाग बना दिया जाता है लाइब्रेरी में और उन सारे बुक्स को वहां पर रख दिया जाता है जहां से बुक्स सिर्फ यूजर ले करके पढ़ सकते हैं और नॉट फॉर इशूएबल का उसमें रहता है कि आप इशू नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, अब मार्केट में नहीं अवेलेबल है, आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। तो अगर आपको इशू यूजर्स उसको इशू करा लेंगे तो क्या होगा कि आपके पास एक तो रहेगी नहीं कॉपियाँ उसकी, और दूसरी बात है कि वो बहुत वैल्यूएबल है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग नॉट फॉर इशेबल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग लास्ट सेक्शन आते हैं बुक बैंक सेक्शन। चलिए हम लोग लास्ट आते हैं बुक बैंक सेक्शन। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक बैंक सेक्शन, इसको बोलते हैं पुस्तक बैंक। सुविधा का मुख्य उद्देश्य
समाज के आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर, जो इकोनॉमिकली और सोशली दोनों रूप से कमजोर हैं छात्राएं, उनको मदद करना इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य है। यह सुविधा के लिए छात्र छात्राओं को अनुभाग द्वारा दिए गए एक फॉर्म को भरना होता है, उसके बाद ही यह सुविधा दी जाती है। ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, मतलब आपको पहले जो पहले आएंगे उसको यह सुविधा पहले दी जाएगी। तो इसी कारण से इसको ये सुविधा बुक बैंक सेक्शन इसका नाम है, और ये इम्पॉर्टेंट है। पुस्तकालय में जितने भी सेक्शंस होते हैं उनमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बुक बैंक सेक्शन। ये SC ST और जो विशेष रूप से कमज़ोर छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उसके लिए सुविधा दी जाती है, और इसके लिए पुस्तकालय में अलग से अनुभाग बना दिए जाते हैं बुक बैंक सेक्शन। तो उस पर आप लोग निश्चित रूप से जब आप किसी स्कूल यदि कॉलेज में आप जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बुक बैंक सेक्शन बना देना है। वहाँ पर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र छात्राएँ हैं उसको ये सुविधा आपको देनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी अनुभाग को जाना और उसके कार्य को जाना, कैसे वो विभाग काम करता है वो जाना। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से कि लाइब्रेरी में कितने सेक्शंस होते हैं वो समझ पाएंगे, उनके क्या कार्य है वो समझ पाएंगे। तभी आप किसी भी जब आपको जॉब मिलेगी तो आप अपने लाइब्रेरी में ये सारे सेक्शंस को इस्टेब्लिश करेंगे, उनके कार्य को भी जानेंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आप ही के लिए। मेरे दिमाग में आया था कि आपको एक सेक्शंस को, लाइब्रेरी में कितने सेक्शंस होते हैं वो भी मैं आपके सामने रखूं। और फिर सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वीडियो को देखने के बाद लास्ट में ज़रूर कमेंट करें, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाद बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके समक्ष आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग तैयारी करते रहें, मैं भी आपके साथ हूँ। आपको जो भी ज़रूरत है वो मैं आपको, अभी बिहार की वैकेंसी में आने में थोड़ी लेट है, तब तक हम लोग और भी चीज़ों को जानते हैं और धीरे धीरे तैयारी भी करते रहेंगे। जब वैकेंसी आएगी तो अपनी आएगी, तब तक हम लोगों की तैयारी हो चुकी रहेगी। ठीक है, तब तक ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।